हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा। सो गाइस, एज वी नो कि हमारी हरियाणा पुलिस की एक प्रीवियस ईयर वीडियो सीरीज़ चली हुई है जिसमें यह हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है, इस क्लास में हम जो है मानव शरीर से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो मल्टीपल टाइम्स हमारे एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, उन सभी को हम जो है यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, चलिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी, मतलब कि लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी हड्डी, लार्जेस्ट बोन, तो कौन सी हो जाएगी? नाम याद रखेंगे, फीमर। ठीक है, कौन सी बोन हो जाती है? फीमर बोन हो जाती है, या इसी को ही आप कहते हो जांग की हड्डी। ठीक है, जांग की हड्डी ये हो जाती है फीमर बोन। जैसे इस तरीके से मान लो कोई भी ये इंसान है, तो यहाँ पर यहाँ से लेके ये इधर ये इसका ही हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये हड्डी होती है इसी को ही क्या बोला जाता है? फीमर बोन बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये तो हो गई सबसे बड़ी हड्डी। टोटल यहाँ से लेके और नी तक ऊपर यहाँ तक कौन सी बोन हो जाती है? फीमर बोन, मतलब कि जांग की हड्डी। और दूसरा अगर क्वेश्चन मैं बात करूँ, हमने बड़ी हड्डी तो बोल दी, अगर बोले सबसे छोटी हड्डी, तो मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी हो जाएगी? तो कान में हड्डी। जो कान में पाई जाने वाली हड्डी है, नाम याद रखोगे, स्टेपिस। ठीक है, कान में पाई जाने वाली क्या नाम आ जाएगा? स्टेपिस। लगभग यह है जो है बस 1 mm की होती है, इतनी यह जो है छोटी सी होती है, 1 mm की। ठीक है, अब देखो कान की बात आई है, तो कान से हमें ये क्वेश्चन याद रखना है कि कान में टोटल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 3 एक कान में होती हैं और 3 जो है एक कान में होती हैं। तो कान में टोटल कितनी हड्डियां हो गई? 6 हड्डियां जो हैं कान में प्रेजेंट होती हैं। और अगर मैं बात करूं थोड़ा इससे भी अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन आता है तो ये पूछेगा कि कान के कौन से पार्ट में जो है यह हड्डियां पाई जाती है। तो याद रखना, जो कान का सबसे मिडल वाला पार्ट है, कान का सबसे मध्य भाग है, कान का मध्य भाग, मिडल पार्ट, वहाँ पर जो है यह स्टेपिस नाम की, या जितनी भी 3 दोनों कानों में हड्डियाँ हैं यह जो है वह पाई जाती हैं। ठीक है, जो कान है उसके टोटल हमारे 3 भाग होते हैं। एक ये हमारा सबसे आउटर पार्ट जिसमें हम इयररिंग्स वगैरह पहनते हैं, आउटर पार्ट। ठीक है, आउटर पार्ट जिसको आप जो है पिन्ना भी बोल देते हो, सबसे बाह्य भाग जिसको आप जो है पिन्ना भी बोल देते हो। फिर पाया जाता है हमारा मध्य भाग, मतलब कि मिडल पार्ट। मिडल पार्ट जिसमें क्या लगा होता है? तो याद रखोगे जिसमें जो है ईयर ड्रम, मतलब कि कान का पर्दा लगा होता है। याद रखेंगे क्या होता है इसमें? कान का पर्दा। और जितने भी हमारी बोन्स पाई जाती हैं ये भी जो है यहीं पर ही पाई जाती है, मिडल का पार्ट में। कान का जो मिडल पार्ट है, तीनों हड्डियां वहीं पर मिलेंगी, और साथ में जो ईयर ड्रम है, कान का पर्दा। अच्छा, यहाँ से ना एक क्वेश्चन याद आता है। क्वेश्चन था कि इस कान के पर्दे का, ईयर ड्रम का क्या काम है? तो जैसे हमने बाहर से कोई भी आवाज़ सुनी तो उस आवाज़ को, उसके एम्पलीट्यूड को यह क्या कर देता है? ईयर ड्रम 22 गुना तक जो है बढ़ा देता है। ठीक है, जो भी हम आवाज़ सुनते हैं उसको जो है 22 गुना तक बढ़ा देते हैं, और तभी वह जो आवाज़ है वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंच पाती है। और किसके थ्रू पहुंचती हैं? तो जो हमारा कान का तीसरा पार्ट हो जाएगा, मतलब कि इनर पार्ट, जो सबसे आंतरिक हिस्सा है, इसमें एक नर्व लगी होती है जिसको कहते हो एकॉस्टिक नर्व। और यही एकॉस्टिक नर्व क्या करती है? आपके ब्रेन तक जो भी आवाज़ सुनी थी उसको जो है यह ले जाती है। ठीक है, इज़ दैट क्लियर? तो और कई बार क्या होता है, जब कान का पर्दा फट जाता है तो सुनाई देना बंद हो जाता है, तो उसका यही रीज़न है क्योंकि वहाँ पर एम्पलीट्यूड जो है वो दुगना नहीं हो पाता या 22 गुना नहीं हो पाता। तो जो कान में मशीन लगाई जाती है उसका यही काम होता है कि जो भी आवाज़ है उसके एम्पलीट्यूड को क्या कर दे, वह बढ़ा दे। ठीक है, तो यहाँ से आंसर याद रखोगे, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है, और नाम भी याद रखोगे तो स्टेपिस। और ये जितना एक्स्ट्रा मैंने आपको बताया ये अच्छे से आप जो है याद कर लेंगे। ठीक है,
यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो हमारे कान है उनका क्या क्या काम है। एक तो काम है हियरिंग का, मतलब कि सुनना, है ना, कान का काम क्या है, सुनना। इसके साथ साथ कान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है कि हमारी बॉडी को बैलेंसिंग करना, ठीक है, मतलब कि हमारा संतुलन बनाए रखना, बैलेंसिंग करना, संतुलन बनाए रखना। एज इट इज़ एग्जैक्ट ये क्वेश्चन था कि हमारे कानों का सुनने के अलावा और क्या क्या काम है। तो क्या काम है आपका, बैलेंसिंग बनाए रखना, मतलब कि संतुलन को बनाए रखना, ठीक है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे शरीर में जो भी नसें हैं, जो भी वेन्स हैं, या जो भी ब्लड वेजल्स हैं जिनमें ऐसे करके रक्त चलता है, ब्लड वेजल्स में कहते हैं, उनमें जो है रक्त क्यों नहीं जमता, ठीक है ना। जैसे मान लो हमारा इस टाइम सिंपल बॉडी फंक्शन है, नसों में जो है ब्लड फ्लो कर रहा है, अगर वहाँ पे वो ब्लड जमने लग जाए तो वहाँ पे क्या होगा, अगर ब्लड ही जम जाएगा तो ब्लड के फ्लो में क्या होगी, दिक्कत होगी, और अल्टीमेटली पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो नसों में ब्लड ना जमे, हमारी बॉडी में एज इट इज़ ब्लड फ्लो करता रहे, तो इसके लिए एक चीज़ रिस्पॉन्सिबल है, उसे आप क्या कहते हो, याद रखना, हेपेरिन, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे बोला जाता है एंटी ब्लड क्लोटिंग। एंटी ब्लड क्लोटिंग, हमारे शरीर में जो है हेपरिन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से नसों में जो है वो रक्त नहीं जम पाता। क्या आंसर आ जाएगा, हेपरिन। लेकिन क्या होता है, जैसे मान लो यहाँ से कट लग गया तो ब्लड तो बहना शुरू हो जाएगा, तो उस टाइम पे जो हेपरिन है ना वो अपना काम करना बंद कर देता है। इसका मतलब है, सिंपल लैंग्वेज में इसको समझते हैं, ये जो हेपरिन है ना, यह एयर के कांटेक्ट में या फिर हवा के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। जैसे ही यह एयर के कांटेक्ट में आता है तो हेपरिन क्या होता है, मर जाता है। वहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि अगर हेपरिन ही नहीं काम करेगा तो जो नसें हैं उनमें रक्त जो है वो बहना बंद हो जाएगा और रक्त जो है वो जम जाएगा, ठीक है। इसीलिए एक मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल बताती हूँ, इससे आपको समझ आएगा। जैसे मान लो डॉक्टर है, जब वो इंजेक्शन लगाता है तो उसमें वो दवाई से भर के उसको ऐसे ऐसे करके छटक देता है एकदम से, है ना। क्यों छटकता है, ताकि एकदम से मतलब कोई भी एयर जो है वो इंजेक्शन से हमारी बॉडी में एंटर ना हो पाए और इस हेपरिन पे फ़र्क ना पड़े। इसी तरीके से जैसे ग्लूकोज की बोतल लगवाते हैं तो लास्ट में जब उसमें थोड़ा सा बच जाता है तो उसको जो होता है हटा लिया जाता है। यही कारण है कि बॉडी में एयर एंटर ना करे, क्योंकि अगर एयर एंटर कर जाएगी तो ये हेपरिन जो है काम करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी एंटी ब्लड क्लोटिंग, कि रक्त का थक्का ना जमे, जो हमारी बॉडी में सिंपल फंक्शन है वो होता रहे। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ से कट लग गया, ठीक है, और अगर ब्लड बहता ही रहेगा तो इससे तो हमारी डेथ ही हो जाएगी, है ना। तो उस ब्लड को बहने से रोकने में, ब्लड को बहने से रोकने में कौन काम आता है, तो याद रखना इसमें कौन काम आएगा, प्रोथ्रोम्बिन। याद रखोगे कौन सा प्रोटीन हो जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन। आपको थ्रोम्बिन भी इसमें दिया होगा, प्रोथ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बिन। याद रखना आपका जो है ब्लड को बहने से, यानी यहाँ पर क्या करेगा, रक्त का थक्का जमा देगा। फिर यहाँ पे एक ब्लैक ब्लैक सी पपड़ी सी आ जाती है ना, जैसे इस तरीके से इकट्ठी हो जाती है पपड़ी। पेपर में ये क्वेश्चन पूछा था कि इससे क्या कहते हो, जब एक जालीनुमा संरचना किसी भी चोट के ऊपर बन जाती है तो उसे कहा जाता है फाइब्रिनोजन, ठीक है। क्या बोलते हैं, फाइब्रिनोजन, ताकि जो ब्लड है वो बाहर भी आना चाहे तो उस जाली में से बाहर ना आए। तो मैंने आपको 2 क्वेश्चन बताए। देखो, अगर सिंपल बॉडी का फंक्शन चल रहा है, नॉर्मल फंक्शन चल रहा है, वहाँ पे तो कौन एक्टिव है, हमारा हेपरिन। कौन एक्टिव है वहाँ पे, हेपरिन, की जो ब्लड को क्लोट नहीं होने देगा, रक्त का थक्का नहीं जमने देगा। लेकिन अगर चोट लगती है तब तो एक टाइम पे हमें ब्लड को रोकना है, तो वहाँ पे कौन सा प्रोटीन काम आ जाएगा, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, और एक आ जाएगा फाइब्रिनोजन, ठीक है। इतना समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ से बात करते हैं, देखो यहाँ एक और क्वेश्चन था कि रक्त का थक्का जमाने में, ये तो था एंटी ब्लड क्लोटिंग, जो रक्त का थक्का नहीं जमाएगा। लेकिन अगर ये पूछ ले जमाने में हेल्प कौन सा करता है, तो एक तो हमने ये प्रोटीन पढ़ लिए, और दूसरा याद रखना जो हमारे ब्लड का
प्लेटलेट्स होते हैं, ब्लड में जो भी प्लेटलेट्स होते हैं ना, प्लेटलेट्स या रुधिराणु, जो भी इसको प्रोनाउंस करेंगे, जो भी प्लेटलेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 बार पेपर में ये जो है रिपीटेड है, किसी ना किसी पेपर में आ जाता है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन मदद करेगा, तो ब्लड में प्रेजेंट प्लेटलेट्स, और जो रक्त का थक्का नहीं जमने देगा वो हो जाएगा आपका हेपरिन। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ब्लड है उसमें 2 पार्ट होते हैं, एक तो लिक्विड वाला पार्ट जिसको आप कहते हो फ्लूइड पार्ट, या फिर बोलूँ तो मैं प्लाज्मा, है ना, फ्लूइड पार्ट प्लाज्मा, और दूसरा कौन सा होता है जिसमें हमारा जो सेल्यूलर पार्ट है जिसमें 3 पार्ट आते हैं, एक आपका RBC मतलब कि रेड ब्लड सेल, दूसरा आपका WBC वाइट ब्लड सेल, और तीसरा क्या आ जाएगा हमारा प्लेटलेट्स। ठीक है, तीसरा आ जाएगा प्लेटलेट्स। बाकी मैंने डिटेल में जो है ब्लड चैप्टर के ऊपर वीडियो बना रखी है, आप वहाँ से भी इसको जो है कवर कर सकते हो। तो ब्लड के मैंने 2 पार्ट बताए, लिक्विड वाला पार्ट प्लाज्मा, फिर आपका RBC, WBC, उसके बाद आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और याद रखना, इस प्लेटलेट्स का दूसरा नाम या इस प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नेम या इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, तो याद रखना इसका नाम हो जाएगा आपका, प्लेटलेट्स का नाम आ जाएगा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट, ये प्लेटलेट्स वही हैं जो हमारे शरीर में एंटीबॉडीज़ मतलब हमारी प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाते हैं। जैसे जब डेंगू हो जाता है तो जो घट जाता है तो वो यही वाला वो जो है प्लेटलेट्स है। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का नाम याद रखोगे, क्या नाम आता है, थ्रोम्बोसाइट। तो अगर हमने प्लेटलेट्स का याद रखा है तो RBC का भी बता दो, तो RBC का केमिकल नेम याद रखोगे इरिथ्रोसाइट। क्या नाम याद रखेंगे, इरिथ्रोसाइट। और WBC का केमिकल नेम याद रखेंगे तो हो जाएगा ल्यूकोसाइट। तीनों ही जो है इम्पोर्टेंट है, ल्यूकोसाइट। WBC का हो जाएगा ल्यूकोसाइट, RBC का हो जाएगा इरिथ्रोसाइट, और प्लेटलेट्स का हो जाएगा थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, चलिएगा अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमारे हड्डियां और दांत किसके बने होते हैं। तो हमारी जो हड्डियां हैं और दांत हैं वो किसके बने होते हैं, तो याद रखेंगे कैल्शियम फॉस्फेट के। ठीक है, किसके बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के। अच्छा, ये तो हमें पता है कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, पेपर में ना एक बार इसका फॉर्मूला पूछ लिया, तो याद रखना कैल्शियम फॉस्फेट, इसका फॉर्मूला हो जाएगा Ca3PO4 ट्वाइस। ठीक है, Ca3PO4 ट्वाइस। तो याद रखेंगे हड्डियां और दांत किसके बने होते हैं, तो आ जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट। यहाँ से ना एक और क्वेश्चन याद रखना कि हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो आपका आंसर आ जाएगा इनेमल। क्या आ जाएगा, इनेमल। ये इनेमल क्या है, जो भी हमारे टीथ पे, दांत पे जो भी वाइट कलर की लेयर होती है उसी को ही बोला जाता है इनेमल, जो हमारे शरीर का सबसे जो है कठोर भाग होता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस ग्रंथि के खराब हो जाने से मनुष्य में डायबिटीज़ या फिर जो है मधुमेह हो जाता है। डायबिटीज़ हो जाता है ना, जैसे शुगर वगैरह, तो किस ग्रंथि के खराब होने से, तो याद रखना जो हमारी एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, मतलब कि जो पेनक्रियास ग्लैंड है, जो अग्नाशयी ग्रंथि है, पेनक्रियास अग्नाशयी ग्रंथि, ये जब अग्नाशयी ग्रंथि इंसुलिन हार्मोन का, किसका, इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव करना बंद कर दे, तब वहाँ पे मनुष्य को क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है। मैं बता रही थी कि जब जो पेनक्रियाज है, जो एकमात्र हमारी ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि होती है, जब उससे क्या हो, इंसुलिन हार्मोन का, किसका, इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव होना बंद हो जाए, उससे इंसुलिन हार्मोन का स्त्राव ना हो, तब वहाँ पर क्या होता है,
हैं जो भी हमारी बॉडी में प्रेजेंट, जो भी ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज है, जो भी ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज है ना, जो भी शर्करा है, ग्लूकोज है, वह ग्लाइकोजन में नहीं बदलती। ग्लूकोज जो भी है वह ग्लाइकोजन में नहीं बदलती, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड है हमारा, रक्त है, उसमें ग्लूकोज की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से पर्सन को क्या होता है, डायबिटीज़ या फिर शुगर या मधुमेह जो है हो जाता है। और जो इस तरीके की डायबिटीज़ होती है जिसमें आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि जब इंसुलिन ही नहीं निकलेगा तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा और जो आपके ब्लड है उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। तो इस तरह के डायबिटीज़ को हम कहते हैं डायबिटीज़ मेलिटस। याद रखेंगे, डायबिटीज़ मेलिटस, डायबिटीज़ मेलिटस। पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इस डायबिटीज़ का क्या नाम है, तो आ जाएगा डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, एक तो ये होता है डायबिटीज़ में कि जिसमें जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदलेगा। एक और डायबिटीज़ की टाइप होती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। हमारी बॉडी में एक ADH हार्मोन काम करता है। कौन सा हार्मोन? ADH। ADH का मतलब है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। कौन सा हो जाएगा? एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। देखो इसका क्या मतलब है। डाईयूरेटिक का मतलब है कि बॉडी से वाटर लॉस होना। बॉडी से क्या होना? वाटर लॉस होना, डाईयूरेटिक, वाटर का लॉस होना। अब अगर मान लो आगे लगा दिया एंटी, एंटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ का प्रतिरोध करना। तो जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट ये ADH हार्मोन है ना, ये क्या करता है, बॉडी में वाटर लॉस के लेवल को कंट्रोल करता है। क्या करता है? बॉडी में वाटर लॉस के लेवल को कंट्रोल करता है। लेकिन अगर मान लो ये ADH हार्मोन ही काम करना बंद कर दे या बनना जो है वो बंद हो जाए, तो इससे क्या होगा, बॉडी में जो वाटर लॉस है वो मेंटेन नहीं रह पाएगा, जिससे जो पर्सन है उसको बार बार यूरिनेशन की फीलिंग होगी और बार बार जो है उसको प्यास लगेगी, थर्स्ट, प्यास लगेगी और यूरिनेशन की फीलिंग बार बार होगी। और जो पर्सन होगा इसका मतलब उसे क्या हो जाएगा, डायबिटीज़ होगा। और डायबिटीज़ का ये कौन सा टाइप है, तो आ जाएगा डायबिटीज़ इंसिपिडस। याद रखेंगे, डायबिटीज़ इंसिपिडस। बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। डायबिटीज़ की दोनों टाइप ही याद रखना। एक में तो इंसुलिन हार्मोन काम करना बंद करते हैं जिससे ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, तो उसको कहते हो डायबिटीज़ मेलिटस। और एक में जो ADH हार्मोन है ये काम करना बंद करते हैं, जिससे बॉडी में जो भी वाटर लॉस होता है उसमें मेंटेन, उस पर कंट्रोल नहीं रहता, जिसकी वजह से यूरिनेशन की फीलिंग बार बार आती है और पर्सन को क्या होता है, डायबिटीज़। एक क्वेश्चन और याद रख सकते हो, ADH हार्मोन को कौन कंट्रोल करता है, तो जो हमारी पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उससे ही जो है यह हार्मोन कंट्रोल होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर आपकी पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से याद रखना, इसे क्या कहा जाता है, सभी ग्रंथियों का स्वामी, या फिर इसी को ही कहा जाता है मास्टर ग्लैंड। ठीक है, सभी ग्रंथियों का स्वामी या मास्टर ग्लैंड जो है इसको कहा जाता है। आपके यह कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ब्रेन में यह जो है प्रेजेंट होती है। कौन सी, हमारी पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, चलिएगा। आई होप ये जितनी एक्स्ट्रा डिटेल मैंने बताई है इसको बड़े अच्छे से नोट कर लेना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो आपने एक 1 लाइनर में क्वेश्चन पढ़ लिया बस वही हमारे पेपर में आ जाएगा। उससे रिलेटेड जितने भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मिलते हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते हैं, उनको जो है ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मायोपिया व हाइपरमेट्रोपिया किस अंग से संबंधित है। मतलब निकट दृष्टि दोष या फिर दूर दृष्टि दोष किससे संबंधित है, देखते ही आंसर आ जाना चाहिए। किससे संबंधित है, हमारी आईज से संबंधित है, मतलब कि आंखों से संबंधित है। याद रखेंगे। देखो
क्या लिखा है, मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है, जो पर्सन है उसे दूर का नहीं दिखाई देता। मायोपिया में क्या होता है, मायोपिया, तो इसीलिए इसका नाम होता है निकट दृष्टि दोष। इनके ना नाम उल्टे होते हैं। निकट दृष्टि दोष मायोपिया में होगा क्या, जो पर्सन है उसे दूर का साफ नहीं दिखाई देता, तो उन्हें क्या होता है, मायोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया में याद रखना, हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि आपका दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें क्या होता है, जो पर्सन है उसे नज़दीक का दिखाई नहीं देता। और जनरली जैसे जो स्टूडेंट वगैरह होते हैं या हमारी एज के, हमको जो होता है ये मायोपिया होता है कि दूर का दिखाई देना कम होता है, और जो थोड़ा ओल्ड एज हो जाते हैं या 30+ उनमें यह क्या हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, तो याद रखेंगे दोनों ही किससे संबंधित हैं, आपके आईज से, आँखों से संबंधित हैं। यहाँ से ना एक और क्वेश्चन याद रखना, एक आपका ग्लूकोमा भी होता है। ग्लूकोमा, ग्लूकोमा किस अंग से संबंधित है, तो याद रखना यह जो ग्लूकोमा है यह भी किससे संबंधित है, हमारी आईज से या फिर आँखों से। अभी ग्लूकोमा है क्या, पहले इसको समझते हैं। जैसे हमने बाहर से कोई भी चीज़ देखी तो वह हमारी आँखों में या उसका प्रतिबिंब, उसकी इमेज हमारी आँखों में जो है रेटिना पर जाकर बनती है। कहाँ पर बनती है, बाहर से हम कोई भी चीज़ देखते हैं तो जो इमेज है वो रेटिना पर जो है बनती है। लेकिन रेटिना पर कैसी इमेज बनती है, तो याद रखना पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, रेटिना पर आपकी बनती है रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब कि वास्तविक व उल्टी इमेज जो है यहाँ पर बनती है। कैसी इमेज बनती है, वास्तविक व उल्टी इमेज यहाँ पर बनती है। लेकिन आप कहोगे फिर भी हमें चीज़ें तो सीधी दिखाई देती हैं, है ना। उसका रीज़न है, क्या रीज़न है, जैसे ही यहाँ पर रेटिना पर इमेज बनी तो रेटिना से क्या होता है, हमारे ब्रेन तक एक ऑप्टिक नर्व अटैच होती है। ब्रेन तक क्या होती है, एक ऑप्टिक नर्व अटैच होती है, जो क्या करती है, इमेज को वहाँ ले जाती है जो भी हमने देखी है, और उसे क्या कर देती है, सीधा कर देती है, जिससे हमें चीज़ें साफ दिखाई देती है। लेकिन अगर इन केस इस ऑप्टिक नर्व में कोई दिक्कत आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है, पर्सन को चीज़ें सही से नहीं दिखाई देती और उसे कौन सी डिसीज़ हो जाती है, तो याद रखोगे ग्लूकोमा। कौन सी डिसीज़ हो जाती है, ग्लूकोमा। यकीन मानो जब आपका पेपर बहुत अच्छे लेवल का बनता है तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि ये तो आई एम डैम श्योर आपको पता ही होगा कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया कहाँ से संबंधित है, तो आँखों से संबंधित है। साथ में ये भी ऐड कर लेना, ग्लूकोमा जैसे बाहर से कुछ भी देखेंगे रेटिना पर इमेज बनेगी, वास्तविक और उल्टी इमेज बनेगी, लेकिन फिर एक ऑप्टिक नर्व उस इमेज को ले जाएगी, इमेज को सीधा कर देगी। अगर इसी में दिक्कत आ जाए तो चीज़ें सही से नहीं दिखाई देगी, क्या बोलोगे, ग्लूकोमा। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।